हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ डिस्पर्जन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के रॉ डेटा यानी कि अनग्रुप डेटा के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, प्लस एक दो शॉर्ट एग्जांपल्स भी देखे थे। उसके रिलेटेड जो होमवर्क दिया था, लेट्स फर्स्ट डिस्कस दोज एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 21, 23, 24, 25, 26। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 27 से। आज के लेक्चर में हम लोग एक डिसीजन मेकिंग वाला कंसेप्ट जो है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा कि सीवी फाइंड करके जब हमें पूछा जाता है कि फाइंड द मोस्ट रिलायबल या मोस्ट ट्रस्टेड या मोस्ट रिस्की ऑब्जर्वेशंस, तो वो कैसे डिसीजन लिया जाता है एंड हाउ विल यू फाइंड सीवी, उस पे एक पहला फोकस रहेगा। दैट इज फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट में हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है वो देखने वाले हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 27। द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली सेल्स इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज recorded at थ्री डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो तीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जिसका डिटेल हमें यहाँ पे दिया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर एबीसी, PQR एंड XYZ। तो ये तीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो सेल्स का डेटा है इन हंड्रेड्स आपको दिया गया है। डिटरमाइन विच डिपार्टमेंटल स्टोर इज मोस्ट कंसिस्टेंट, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन सा है। अब ये कंसिस्टेंट वर्ड हमने पहले कहीं पे देखा है, कहां पे देखा है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला और उसमें नीचे आपको एक टेबल दिया था डिसीजन मेकिंग का। यस, दिस इज द टेबल जहां पे हमने ये वर्ड दिखा था कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी अगर हमें फाइंड करना है तो कौन से कैलकुलेशन से कंसिस्टेंसी फाइंड कर सकते हैं? इट इज फ्रॉम सीवी। तो जब भी आपको वेरिएबिलिटी, फ्लक्चुएशन, रिस्क, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी ऐसी कोई भी चीज फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए, वी हैव टू फाइंड सीवी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और उसी से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो एक बार सीवी का फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सीवी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, सीवी सीवी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। यानी कि अगर हमें सीवी फाइंड करना है तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए होगा और एक्स बार भी चाहिए होगा। और ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ये रॉ डेटा का एग्जांपल है, तो एक बार रॉ डेटा के फॉर्मूला भी देख लेते हैं। So this is your first formula of raw data, which is standard deviation equals to under root sigma x minus x bar square upon n. This is our second formula, which is standard deviation equals to sigma x square upon n minus sigma x upon n the whole square, या तो फिर sigma x upon n is basically x bar। तो हम लोग इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, which is sigma x square upon n minus x bar square. And third formula of standard deviation for ungrouped data is sigma di square upon n minus sigma di upon n the whole square, जहां पे di कैसे फाइंड किया जाएगा, इट इज xi minus a। तो ये फॉर्मूला थे अनग्रुप डेटा के, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेबल फॉर्मूला कौन सा है? सेकंड फॉर्मूला। टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू यूज दिस सेकंड फॉर्मूला ओनली। ये हमें तीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के डेटा दिए गए हैं, x abc, x pqr एंड x of xyz। तो abc का जो कैलकुलेशन है हम लोग यहां पे करेंगे, PQR का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे एंड XYZ का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। Now you know to calculate the consistency, to know the consistency we need to calculate CV. So let's write the formula of CV first. CV equals to standard deviation upon X bar into 100। बट इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए होगा और मीन भी चाहिए होगा एंड नन ऑफ देम इज गिवन इन दिस एग्जांपल। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट मीन, व्हिच इज सिग्मा एक्स। आई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? एबीसी अपॉन एन। तो x का टोटल कितना है? 120, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो आई एम राइटिंग 120 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? देयर आर 6 ऑब्जर्वेशंस, so the x bar will be 20 and because sales दिया गया है तो it will be in 100 rupees। Okay, so we can say that sales is 22,000 rupees, but right now we will not write 2000, we will just write 20 and फिर ब्रैकेट में लिख देंगे in 100 rupees।
Next thing that you need to calculate is standard deviation. The formula for standard deviation is sigma x square upon n minus, because we have x bar, so we'll directly use x bar square. So sigma x square, तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा x स्क्वायर ऑफ ABC. सेम वे हमें x स्क्वायर ऑफ PQR भी चाहिए होगा एंड x स्क्वायर ऑफ XYZ भी XYZ भी चाहिए होगा. So to save the time, I'm cutting this video from here, जहां पे मैं ये तीनों का कैलकुलेशन कर लेता हूं, उसके बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं. चलिए, तो ये जो कैलकुलेशन था वो मैंने कर लिया है. अब नंबर्स को हम लोग फॉर्मूला में डालते हैं. सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है 2624 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बार इज 20 और उसका स्क्वायर करेंगे. सो नाउ विल हैव इन रूट 437.33 minus 400, and this will give you in root 37.33, and so the answer of your standard deviation will be 6.11 and in 100 rupees. So now we can calculate CV for ABC. So standard deviation is 6.11 upon 20 into 100. This will give you the CV of ABC equals to 30.55. And remember, CV के पीछे यूनिट लगेगा परसेंटेज. Now let's calculate same thing for PQR. First we'll calculate X bar for PQR, which is sigma X upon N equals to, the total of X is 140 upon 6 will be equal to 23.33 in 100 rupees. Standard deviation equals to sigma x square upon n minus, because now we have x bar, so write just x bar square. Sigma x square is 3450 upon number of observations are 6 minus x bar is 23.33 square, which is equal to root 575 minus the square of 23.33 is 544.29. The difference will be in root 30.71 and the value of standard deviation will be 5.54. It is rounded figures in 100 rupees. And now because we have standard deviation, we can finally calculate CV for PQR, which is standard deviation upon mean into 100. Standard deviation is 5.54 upon mean is 23.33 into 100, and will give you the answer of 23.75%. Same thing we'll calculate for XYZ. So first let's calculate x bar of XYZ equals to sigma x upon n. Sigma x, total of x is 150 upon number of observations are 6, which will be equal to 25 in 100 rupees. Standard deviation equals to root sigma x square upon n minus x bar square, which is equal to root sigma x square is 3840
4 6 upon 6 minus x bar is 25 square, which is equal to 641 minus 625, and the difference will be root 16, and the answer of standard deviation will be 4 in 100 rupees. Now let's calculate CV, which is standard deviation upon x bar into 100, which is 4 upon x bar is 25 into 100, and the answer is 16 percentage. So now we have calculated the CV for all three data set, which is ABC, PQR and XYZ, and they are asking you that which departmental store is more consistent. तो consistent कौन सा होगा? जिसका नंबर, जिसका CV का नंबर सबसे कम होगा वो ज्यादा consistent होगा. So CV for ABC is 30.55, for PQR is 23.75 and for XYZ is 16%. So XYZ का CV सबसे कम है, तो we can say that the store for XYZ is most consistent department. Departmental store of XYZ is most consistent because it has lowest CV. चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 30. Goals scored by two teams A and B in a football match during a season were as follows. Find out which team is more consistent. So again they are asking the same question कि कौन सा टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है मतलब कि हमें CV फाइंड करना है, दैट इज फॉर श्योर. क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है. अब अगर क्वेश्चन में जो डेटा है उसको ध्यान से देखो तो हमें XI दिया गया है और उसके बाद FI दिया गया है, मतलब कि नाउ दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एग्जांपल. तो यहाँ पे हम लोग दो चीजें सीखने वाले हैं इस एग्जांपल में. एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कैसे होता है, और दूसरी चीज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो दो डेटा को कंपेयर करके CV कैसे फाइंड किया जाता है इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. हालांकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी CV फाइंड करने का कोई अलग मेथड नहीं है, सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 ही करना है. सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन फाइंड करने का फॉर्मूला अलग रहेगा, लेकिन CV का फॉर्मूला अलग नहीं रहेगा. बट फिर भी क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग पूरा क्वेश्चन इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर टीम ए, यहाँ पे फॉर टीम बी. सेम वे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा टीम ए का और यहाँ पे कैलकुलेशन होगा टीम बी का, और लास्ट में इस बॉक्स में हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे. चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो होगा एक्स बार. नाउ रिमेंबर दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. सेम वे यहाँ पे भी सिग्मा x bar equals to sigma fi xi upon n. तो इसके लिए हमें fi xi कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर बोथ a एंड b. ओके, जिसमें fi जो है वो a का fi एंड b का fi अलग रहेगा, लेकिन xi विल बी कॉमन फॉर बोथ a एंड b. याद रखना xi जो है वो a एंड b दोनों के लिए सेम रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है. ठीक है, सो व्हेन यू विल कैलकुलेट fi xi, तो xi जो है वही a के लिए भी यूज होगा, वही xi b के लिए भी यूज होगा. सेकेंड थिंग जो हमें चाहिए होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन. सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहां तक आपको फॉर्मूला सारे याद हो गए होंगे. द फॉर्मूला इज सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, बिकॉज हम लोग एक्स बार ऑलरेडी कैलकुलेट करने वाले हैं. सेम वे यहां पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर.
तो इसके लिए हमें और एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी विच इज एफ आई एक्स आई स्क्वायर, और यहाँ पे भी एफ आई एक्स आई स्क्वायर। अब ये जो एफ आई एक्स आई स्क्वायर है उसको ध्यान से देखना, इट इज एफ आई इंटू एक्स आई इंटू एक्स आई। सो बेसिकली दिस इज एफ आई इंटू एक्स आई इंटू एक्स आई, क्योंकि स्क्वायर जो है वो सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर है, एफ आई का स्क्वायर नहीं है। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा, चलिए पहले एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स आई इज 0 इंटू एफ आई इज 27 विल गिव यू 0, 1 into 9 will give you 9, 2 into 8 will give you 16, 5 into 3 15 and 4 into 4 16। इसका टोटल हमें मिलेगा 56। अब हमें कैलकुलेट करना है एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो हमने ऑलरेडी एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई करेंगे तो एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। सो एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई, 0 into 0 will give you 0, 9 into 1 give you 9, 16 into 2 will give you 32, 15 into 3 will give you 45 and 16 into 4 will give you 64, और इसका टोटल हमें मिलेगा 150। तो इसी तरीके से हम लोग b का भी कैलकुलेट करेंगे। सो 17 into 0 will give you fi xi यानी कि fi which is 17 into xi which is 0, 9 into 1 will give you 9, 6 into 2 will give you 12, 5 into 3 will give you 15 and 3 into 4 will give you 12. Now we'll have to calculate fi xi square. So fi xi is 0 into xi, so 0, 9 into 1 will give you 9, 12 into 2 will give you 24, 15 into 3 will give you 45 and 12 into 4 will give you 48। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो एफ आई एक्स आई का टोटल होगा 48 एंड एफ आई एक्स आई स्क्वायर का टोटल होगा 126। चलिए तो आगे कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स कैलकुलेट एक्स बार विच इज सिग्मा एफ आई एक्स आई विच इज 56 अपॉन n। n कितना है, 1 2 3 4 5 और 4 नो, n is basically total of fi। तो ये जो 53 है this will be your n for a and this 40 will be your n for b। So in this case 53 is the n for a and so the value of your x bar will be 1.06। और यूनिट क्या लगेगा, बिकॉज हमें गोल्स बोला है तो यूनिट विल बी गोल्स, 1.06 गोल्स। वैसे ही b का कैलकुलेशन करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल हमें मिला 48 अपॉन एफ आई का टोटल हमें मिला था 40। सो एक्स बार फॉर b विल बी इक्वल टू 1.2 goals। Now let's calculate standard deviation for both the data. Sigma fi square for a is 150 upon number of observations 53 minus x bar for a is 1.06 square. Let's solve this. So 153 upon 150 upon 53 will be equal to 2.83 minus 1.06 square will be 1.12 will be equal to, in root the difference is 1.71 and final answer of standard deviation will be 1.31 goals। Remember standard deviation is an absolute measure। चलिए अब standard deviation for b कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर इज 126 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 माइनस एक्स बार, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एक्स बार फॉर बी विच इज 1.2 स्क्वायर। इन रूट इट विल बी 3.15 minus 1.44, the difference will be 1.71 and standard deviation will be again 1.31 goals। जो A का आया वही standard deviation B का भी आया। Last thing that we need to calculate is CV, standard deviation upon mean into 100। The standard deviation is 1.31 upon mean is 1.06 into 100।
So the value of CV for A will be 123.58 percentage. Now let's calculate CV for B, which is again standard deviation upon mean into 100. So standard deviation is 1.31 upon mean is 1.2 into 100, and final answer of CB for B will be 109.17 percentage. अब हमें कंपेयर करना है CV फॉर बोथ टीम A एंड टीम B एंड दे आर आस्किंग यू कि विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। तो जिसका CV कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो देखिए CV किसका कम है, A का या B का? यस, B का CV कम है एंड सो टीम B विल बी मोर कंसिस्टेंट। लेट्स राइट दिस इन अ सेंटेंस फॉर्म। टीम B is more consistent as it has lower CV. Now we are on example number 34. Let's read the question. Calculate standard deviation from the following distribution of marks. Simply standard deviation पूछा है, but why I am covering this example? Because this example is on continuous frequency, यानी कि classes वाला example है। So standard deviation में हमने अभी तक ungrouped data यानी कि raw data के examples देख लिए, discrete frequency के भी example देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं classes वाले यानी कि continuous frequency के examples कैसे होते हैं। सो क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्लासेस इन फॉर्म ऑफ मार्क्स विच इज 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और फिर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इतना दिया है और आपको बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी से। तो चलिए पहले उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल था जिसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला हमने देखे थे। देयर वर 3 फॉर्मूलाज। One was standard deviation equals to sigma fi x minus x bar square upon n. Second formula was standard deviation equals to sigma fi xi square upon n minus sigma fi xi upon n the whole square. And third formula was standard deviation equals to sigma fi di square upon n minus sigma fi di upon n the whole square into c. और जब मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया था तब मैंने बोला था कि फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी विल प्रेफर थर्ड फॉर्मूला। सो इस एग्जांपल में भी हम लोग थर्ड फॉर्मूला ही प्रेफर करेंगे, which is again I am repeating the formula. The formula is sigma fi di square upon n minus sigma fi di upon n the whole square into c. अच्छा एक और चीज ध्यान में रखो, ये जो into c है वो रूट के बाहर किया गया है, रूट के अंदर नहीं है। अगर आप ये into c रूट के अंदर लिखते हो then it is a wrong calculation. तो ये c जो है वो रूट के बाहर ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल शुरू करते हैं। सो कैलकुलेशन करने से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सी चीजें हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज रूट सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n द होल स्क्वायर और फिर रूट के बाहर c यानी कि क्लास लेंथ चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें एक तो n चाहिए जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल गया विच इज 100। सो दिस इज योर n। fi di का स्क्वायर चाहिए, fi di भी चाहिए। तो पहले हम लोग डेफिनेटली fi di फाइंड करेंगे, उसके बाद ही उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। लेकिन fi di फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको di तो चाहिए। हमारे पास तो di नहीं है, हमारे पास जो अवेलेबल है वो है क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस के ऊपर से di फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हमने सेंट्रल टेंडेंसी में देखी थी। सबसे पहले क्लासेस के ऊपर से आपको फाइंड करना पड़ेगा मिड वैल्यू विच विल बिकम योर xi। xi के ऊपर से आप फाइंड करोगे di which is xi minus a in normal cases, but because this is continuous frequency तो divide by c भी होगा। so this will be your di। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं fi di एंड लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे fi di स्क्वायर। चलिए तो पहले मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 to 3 इसमें मिड वैल्यू क्या होगा 2, then the mid value will be 4, 6, 8। मिड वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है di
DI में एक तो A एज्यूम करना पड़ेगा, सो लेट्स एज्यूम दिस 4 एज A एंड क्लास लेंथ, तो मैंने बोला था क्लास लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर बाउंड्रीज ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस विच इज इक्वल्स टू 2, तो ये होगा आपका क्लास लेंथ। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं di इक्वल्स टू, पहला डेटा के लिए di इक्वल्स टू xi इज 2, जस्ट पहले डेटा में आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं 2 माइनस ए हमने एज्यूम किया है 4 अपॉन क्लास लेंथ इज 2, सो 2 माइनस 4 अपॉन 2 विल गिव यू -1। वैसे ही सेकंड के लिए इट विल बी 0 1 एंड 2, दिस विल बी योर di। आगे कैलकुलेट करते हैं FIDI। FIDI is basically frequency into DI. So 40 minus 1 will give you -40. 30 into 0 will give you 0. 20 into 1 will give you 20. 10 into 2 will give you again 20. और इसका टोटल हमें चाहिए, टोटल will be 0. 20 20 and -40 will give you 0। ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, पर हर बार आपको इसका आंसर 0 नहीं मिलेगा। आगे कैलकुलेट करते हैं FIDI स्क्वायर। सो बेसिकली FIDI स्क्वायर इज FIDI इंटू DI, क्योंकि स्क्वायर जो है वो सिर्फ DI का स्क्वायर है, तो 2 बार DI कैलकुलेट होगा, लेकिन FI सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट होगा। तो FIDI ये हमने यहाँ पे फाइंड किया, into di करना है, so this is your di, so basically we'll multiply di with FIDI and that will give you FIDI square। So -1 into -40 will give you 40, 0 into 0 0, 1 into 20 will give you 20 and 2 into 20 will give you 40 and the total of this will be 100। अब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चलो तो सारी इंफॉर्मेशन को फॉर्मूला में डालते हैं और आगे का कैलकुलेशन करते हैं। FIDI square is 100 upon number of observation is also 100, so let's write 100 minus FIDI is 0 upon number of observations are 100 square into C is 2, so in bracket, sorry, under root 100 upon 100 will give you 1 minus 0 upon 100 will give you 0 और 0 का square भी 0 होगा, so I'm simply writing 0 into 2। So basically this is 1 under root into 2 and under root 1 is 1 into 2 and answer of your standard deviation will be 2 and because इसका unit है marks, so we'll write 2 marks। और ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल। चलिए एक दो एग्जांपल्स और हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ नया है विच इज एक्चुअली बेसिक्स जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, बट बिकॉज उसको 2 साल हो चुके हैं तो आई एम रिवाइजिंग दिस कंसेप्ट। ये जो एग्जांपल 37 है उसमें भी आपको पूछा है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। कोएफिशिएंट ऑफ एसडी पहले तो ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि सीवी ही पूछ रहे हैं, तो आपको सीवी फाइंड करने के लिए पूछा है। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी तीन चीजें पूछी है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया है उसमें इस तरीके का डेटा दिया है एज इन ईयर्स, फिर लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो डेटा है वो लेस देन टाइप का डेटा है और इसलिए उसके सामने आपको जो नंबर ऑफ पर्संस दिए हैं दिस इज एक्चुअली CFI, इट इज नॉट FI, ये होगा आपका CFI। तो CFI के ऊपर से आपको अलग से FI फाइंड करना पड़ेगा। FI कैसे फाइंड करते हैं, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आई एम कैलकुलेटिंग FI। तो पहला जो है वो उसको इसी तरीके से लिख देंगे 170, नेक्स्ट विल बी 280 माइनस 170, तो आपको मिलेगा 110, 360 minus 280, so basically you have to take the difference between these two और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। Now we'll take the difference between these two, यानी कि 360 minus 80 will give you 80। Now we'll take difference of this two which is 405 minus 360 will give you 45, 445 minus 405 will give you 40 and last में 480 minus 445 will give you 35 and this will be your FI जिसका टोटल होगा लास्ट नंबर ऑफ CFI which is 480।
इतना कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो ये एफ आई के ऊपर से आप वापस से सी एफ आई फाइंड करिए, जिसमें आपको एक्सपर्टाइज है दैट यू नो एग्जैक्टली हाउ टू कैलकुलेट सी एफ आई, और वो सी एफ आई एग्जैक्टली ये जो दिया है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये समझ में कैसे आया कि ये सी एफ आई है, एफ आई नहीं है? बिकॉज आपको जो डेटा दिया गया है वो लेस देन टाइप का डेटा दिया गया है। वैसा ही एक और एग्जांपल आपने 11th में देखा था जिसमें ग्रेटर देन टाइप का डेटा दिया था, जिसमें CFI नीचे से स्टार्ट होता था, जिसमें लास्ट नंबर था 0, फिर 2, 5, 9 एंड सो ऑन, और लास्ट में बड़ा नंबर आता था। तो इस तरीके का CFI भी आपको दिया जा सकता है, जिसको भी आपको FI में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बेसिकली ये एग्जांपल में आपको लेस देन टाइप का डेटा दिया है। अच्छा, एक और चीज सीखने वाली है कि अगर लेस देन टाइप का डेटा दिया है तो उसके ऊपर से क्लास एंड मिड वैल्यू भी हमें फाइंड करना आना चाहिए, बिकॉज उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो क्लास देखिए, क्लास कैसे फाइंड करेंगे? तो थोड़ा मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड जैसा समझाता हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस फ्रॉम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कोई फॉर्मूला वगैरह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो जहां पे एज दिया गया है, एज के बीच का अगर आप डिफरेंस देखो ध्यान से, तो डिफरेंस फॉर ऑल द एजेस आर 5। तो इसका मतलब कि ये 5 क्या है? क्लास लेंथ बनेगा। जो डिफरेंस है वो आपका क्लास लेंथ बनेगा। और अगर लेस देन 25 का क्लास देख रहे हैं, यानी कि क्लास का अपर बाउंड्री हुआ 25 और क्लास लेंथ इज 5, तो लोअर बाउंड्री क्या होगा? 20, तभी जाके 20 टू 25 का आपका क्लास लेंथ 5 का बनेगा। वैसे ही सेकेंड क्लास का लोअर बाउंड्री होगा 30 एंड 25 एंड अपर बाउंड्री इज 30। नेक्स्ट क्लास आपका बनेगा 30 टू 35, 35 टू 40, 40 to 45 एंड लास्ट इज 45 to 50। तो ये क्लासेस बने, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या बोलता है? सबसे पहला जो है क्लास, उस पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आपको बोला है लेस देन 25, एंड लेस देन 25 में जरूरी नहीं कि 20 या उससे ज्यादा वाली अमाउंट ही हो। इवन 15 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लेस देन 50। तो जब आपको लेस देन 15, लेस देन 25 बोला जाता है, तो बेसिकली दे आर सेइंग इट इज 0 to 25, बट वी आर एज्यूमिंग कि लोअर बाउंड्री 20 ही होगा, और ये 170 जो है वो 20 से 25 में ही होगा। सो दिस इज आर एजम्पशन कि लोअर बाउंड्री 20 से होगा, सो दैट वी कैन मेंटेन दिस क्लास लेंथ ऑफ 5। बट एक्चुअली दे आर सेइंग इट इज 0 to 25। बट यू कैन डायरेक्टली राइट क्लासेस लाइक दिस। और फिर मिड वैल्यू वो तो आपको आता ही है 22.5, 27.5 एंड सो ऑन। एंड अब आपके पास क्लासेस अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो ये एग्जांपल आप आगे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये एग्जांपल बन गया कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल। चलिए वैसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 38। उसमें भी डेटा थोड़ा ट्विस्ट करके आपको दिया गया है, तो समझते हैं इस एग्जांपल को। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो डिटरमाइन सीवी। सो बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है मिड वैल्यू एंड नंबर ऑफ पर्संस। देखिए यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन टाइप का डेटा नहीं है, सिंपली मिड वैल्यू दिया गया है। मिड वैल्यू यानी कि अगर क्लासेस दिया होता तो क्लासेस के ऊपर से हम लोग वैसे भी मिड वैल्यू फाइंड करते थे, और उसको हम लोग एक्स आई बोलते थे। एंड नंबर ऑफ पर्सन, दिस इज योर एफ आई। तो एक्स आई एफ आई दिया गया है, तो आगे आपको एक्सआई के ऊपर से क्लासेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन में कहीं पे भी क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। ना तो क्लासेस के लोअर बाउंड्री या अपर बाउंड्री की जरूरत पड़ती है। तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट क्लासेस। अगर मिड वैल्यू दिया है तो सिंपली एज्यूम इट एज एक्सआई और कैलकुलेशन स्टार्ट कर लो। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर मिड वैल्यू दिया है मतलब कि डेफिनेटली क्लासेस होंगे, तभी मिड वैल्यू दिया है। और क्लासेस है तो ये किस टाइप का डेटा होता है? इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। एंड इससे क्या फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में? तो फॉर्मूला में फर्क पड़ता है। नॉर्मली हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, जहां पे आपको एक्स आई एंड एफ आई दिया गया हो। लेकिन भले ही एक्स आई दिया गया है, बट एक्स आई इज इन द फॉर्म ऑफ मिड वैल्यू, एंड दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट देयर आर क्लासेस। और अगर क्लासेस है तो एक और चीज होगा विच इज क्लास लेंथ। और इसीलिए
इस फॉर्मूला में हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डालना पड़ेगा इंक्लूडिंग क्लास लेंथ. क्लास लेंथ क्या होगा? सिंपली द डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज व्हिच इज 5. सो इन दिस केस योर क्लास लेंथ विल बी 5. c विल बी 5. अगेन एक और चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हाइल कैलकुलेटिंग DI में नॉर्मली फॉर्मूला लगता है xi minus a, बट बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी हैव क्लास लेंथ, तो फॉर्मूला लगेगा xi minus a upon c. ठीक है, इसमें a क्या एज्यूम करोगे? सो जस्ट आपका जो आंसर है वो आप मेरे आंसर से वेरीफाई कर पाओ, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं टू एज्यूम 55 एज योर a. लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी नंबर एज्यूम करते हो तो भी आपका आंसर सही आएगा, आंसर गलत नहीं होगा. बट मैं जो सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसके बाद वाले लेक्चर में, उसमें 55 एज ए लेकर कैलकुलेट किया है. सो इट इज प्रेफरेबल दैट यू आल्सो एज्यूम 55 एज योर ए, so that you can verify your solution with me, और अगर कोई मिस्टेक है तो आराम से आपको मिल जाएगी. सेम वे एग्जांपल 37 में भी 30 to 35 का जो मिड वैल्यू होगा 32.5, इसको हम लोग ए एज्यूम करेंगे, बिकॉज मैं जो सॉल्यूशन शेयर करूंगा उसमें 32.5 is assumed as A. Okay students, so let's discuss the homework examples. I know there are so many examples, but I'll give you time to submit these examples which will be mentioned in your schedule. So आज आप लोगों को कितने एग्जाम्पल्स करने हैं? एग्जाम्पल नंबर 28, 29, 31, 32, 33, यहाँ तक के जो एग्जाम्पल्स है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी तक के एग्जाम्पल्स होंगे. 35 इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल, लेकिन 35 में आपको DI वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको FI XI वाला फॉर्मूला यूज करना है, because I want you to calculate at least one example of continuous frequency from this FI XI method. So don't use DI method, use FI XI method. From 36 onwards you will use DI method only, और उसमें assume क्या करना है वो भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि you can verify your answer with my answer. So example 36 जहां पे आप A assume करोगे 127.5, example 37 जहां पे 32.5, example 38 55, 39 800, एग्जाम्पल 40 जो है वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है. रिमेंबर एग्जाम्पल 40 इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और प्रोबेबली द होल वीडियो विल बी ओनली ऑन दिस वन एग्जाम्पल. और मैंने यहाँ पे होमवर्क के लिस्ट में जानबूझ के लिखा है ताकि उस पे क्रॉस करके आपको हाईलाइट कर पाओ कि एग्जाम्पल 40 आपको नहीं करना है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू ट्राई एग्जाम्पल 40. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 41 जिसका A होगा 37.5, एंड एग्जाम्पल 42 जिसका A होगा 497.5. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.